तो क्या आप सभी को भी एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, कट ऑफ के बारे में सोचना, नॉर्मलाइजेशन के बारे में सोचना, ये सब बातें दिमाग में आ रही हैं, आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं हर एक एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करूंगी, चाहे वो कट ऑफ हो, नॉर्मलाइजेशन हो, रिजल्ट कब तक में आएगा, स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे दूर भगा सकते हैं, और अभी फिलहाल हमको 1-1.5 महीने क्या करना चाहिए, क्या हमें रिजल्ट का ही इंतजार करते हुए बैठे रहना चाहिए या फिर आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी आपको अभी इसी वक्त मिलने वाली है इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको ज़रूरी बात बता देती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा, भले ही एक सिंगल वर्ड है, लेकिन इसके असर बहुत बड़ा होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, और ये अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अभी एसबीआई क्लर्क मेंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि हमने आईपीएस पीओ मेंस में रिजल्ट आने के बाद ये हम देख चुके हैं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन की वजह से अच्छा खासा अटेम्प्ट क्वांट में होने के बावजूद भी नंबर गिरे, और नॉर्मलाइजेशन के असर की वजह से ही हमारे मार्क्स गिरे। ओके, और सिलेक्शन भी नहीं हो पाए, या फिर सिलेक्शन भी हुआ तो कुछ मार्जिन से हम फाइनल कट ऑफ से रह गए। ये सब चीज़ें देखने को मिलने के बाद अब जो है एसबीआई क्लर्क मेंस में डर होना बहुत ही ज़्यादा जायज़ सी बात है कि पहले बोलते हैं ना कि दूध के चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो यही कहावत हमारे साथ भी लागू होती है कि अगर हम पहले इतना ज़्यादा हमारे साथ नॉर्मलाइजेशन ने असर दिखाया है, तो अब हमको डर तो लगेगा। वो भी एसबीआई क्लर्क मेंस में, जिसमें कि 3-3 शिफ्ट थी। ओके, और वेरिएशन भी बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट्स में देखने को मिला है। तो इसमें मैं आपकी बात रखने वाली हूँ, आपकी बात करने वाली हूँ कि क्या क्या हमारे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, उनका क्या, सब चीज़ें, आपकी हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा फंडा क्या होता है पहले नंबर पर, कि क्या तीनों शिफ्ट जो एसबीआई क्लर्क मेंस की हुई हैं उनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इक्वल थे या फिर कम ज़्यादा थे, ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हुई, लेवल कैसा था एग्जाम का, तो लेवल कैसा था वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही बताएंगे। लेकिन इसमें मैं इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हूँ कि अगर कोई बोल दे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा है तो एग्जाम ईजी था। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो ज़्यादा थे, लेकिन एक्यूरेसी क्या थी। एक्यूरेसी से बड़ा कुछ भी नहीं है। एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी है, तभी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर एक्यूरेसी इधर उधर डगमगा रही, भले आपके अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इट्स नॉट गुड। ओके, ये चीज़ हो गई, तो एक्यूरेसी मैटर करती है। तो अब मैं तीनों शिफ्ट्स के बारे में बात करने जा रही हूँ कि तीनों शिफ्ट्स में क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिले। आई नो कि आप सभी को पता लग गया होगा क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिले, लेकिन अभी भी सभी कैंडिडेट्स आपस में फाइट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि नहीं तुम्हारी शिफ्ट ईजी थी, मेरी शिफ्ट ज़्यादा थी, ये है वो है, ये सब चीज़ें बातें कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब भी नहीं बनता है बातें करने का। इसलिए मतलब नहीं बनता है क्योंकि जो भी करना है वो एसबीआई को करना है, ना तो इजी शिफ्ट वाले को आपके नंबर बढ़ा देने, ना तो टफ शिफ्ट वाले को आपके नंबर बढ़ा देने, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं करना, हम एग्जाम दे करके आ गए हैं। अब हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है कि हमारे क्या मार्क्स आएंगे क्या नहीं आएंगे। अब ये जो भी करना है वो एसबीआई ही करेगा। अब एक और बात आती है सामने कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगी तो वो कौन सी शिफ्ट में होगी, क्या नंबर कम होंगे, बढ़ेंगे, क्या होगा इसका असर। तो ये सब चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन तीनों शिफ्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो 10th की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें क्या ईजी क्या टफ था, सेकंड शिफ्ट में क्या ईजी क्या टफ था, और थर्ड शिफ्ट में क्या ईजी क्या टफ था। तो फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है कि जीए डुएबल थी, लेकिन डुएबल का मतलब था मोडे, उसमें डेटा बहुत ज़्यादा था, सभी नंबर का सिस्टम था, सब कुछ की सब बजट वगैरह ये सब चीज़ें, और हर एक चीज़ में उसमें नंबर याद करने की ज़रूरत थी। ओके, तो ये था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेकंड शिफ्ट के कंपैरिजन से फर्स्ट शिफ्ट की जीए डुएबल थी, ये चीज़ मैं भी मानती हूँ। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट की जो इंग्लिश थी वो मॉडरेट लेवल पर आई थी, और सेकंड शिफ्ट की इंग्लिश डुएबल थी। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि थर्ड शिफ्ट के बारे में क्यों नहीं बात की जा रही है, तो अभी बात होगी। अभी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करके ही थर्ड शिफ्ट का कंपैरिजन मैं करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट शिफ्ट में हमको ये देखने को मिला कि शिफ्ट में जीए डुएबल थी, लेकिन इंग्लिश में हमको थोड़ा डिफ़िकल्टी लगी, 20-22 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे थे। वहीं सेकंड शिफ्ट में अटैम्प्ट 30+ जा रहे थे। ठीक है, जीए सेकंड शिफ्ट की डुएबल नहीं थी, उसमें अटैम्प्ट ही नहीं हो पा रहे थे, और फर्स्ट शिफ्ट में अटैम्प्ट जो है डुएबल थी कि हाँ 17-18 अटैम्प्ट फिर भी हो रहे थे। ओके, ये चीज़ थी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि रीजनिंग सभी शिफ्ट की मतलब मॉडरेट लेवल की आई थी, मॉडरेट टू हाई लेवल आई थी। रीजनिंग एक जैसे सभी शिफ्ट की आई थी, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो। वहीं क्वांट ईजी सभी शिफ्ट की आई थी, चाहे वो फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड शिफ्ट हो, सभी की। बात जो फंसी है वो जीए एंड इंग्लिश में फंसी है कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जीए डुएबल, इंग्लिश मॉडरेट, वहीं सेकंड शिफ्ट में जीए में नहीं हो रहे थे अटैम्प्ट और इंग्लिश डुएबल थी। वहीं अगर थर्ड शिफ्ट की बात की जाए तो थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग मॉडरेट टू हाई लेवल, क्वांट सेम लेवल था, इंग्लिश और जीए थर्ड शिफ्ट में ईजी कर दी गई थी, डुएबल, ईजी नहीं मैं बोलूँगी, डुएबल कर दी गई थी एज कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। तो इसीलिए ईजी, अब 12th वाली शिफ्ट को क्यों बोला जा रहा है ईजी, इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसमें इंग्लिश और जीए डुएबल आ गई थी। ये कंपैरिजन मैंने किया। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी, अब आपके सवाल ये दिमाग में आ रहा होगा, तो इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन जैसे कि अगर बेस मान लिया जाए 12th की शिफ्ट को, ठीक है, बेस मानते हैं तो वो इजी डुएबल शिफ्ट थी, तो उसमें क्या होगा कि जो नंबर जो है 12th वाली शिफ्ट के ज़्यादा आएंगे कैंडिडेट्स के, तो जो 10th की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट थी तो उनके नंबर्स
सेकंड शिफ्ट के ज़्यादा बढ़ेंगे, 10th वाली फर्स्ट शिफ्ट के तो नंबर मतलब ऐसे नंबर बढ़ाए जाएंगे। और अगर सेकंड शिफ्ट जो हार्ड सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी उसको अगर बेस मान लिया जाता है तो क्या किया जाएगा कि जो 12th वाली शिफ्ट थी उसके 3-4 नंबर कम किए जाएंगे और बाकी जो 10th की फर्स्ट शिफ्ट थी उसको कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये होगा। और अगर क्या होता है कि 10th की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसको बेस मान लिया जाता है तो जो 12th वाली शिफ्ट थी उसके 3-4 नंबर कम किए जाएंगे और जो 10th की सेकंड शिफ्ट थी उसके नंबर भी, क्योंकि नंबर तो बराबरी में लेकर, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नंबर्स को बराबरी में लेके आना। ओके, तो ये बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ का बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। तो इस बार क्या मैं अगर बताऊँ तो कट ऑफ इस बार कम जाने के चांसेस हैं, इसलिए क्योंकि अब अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं IPPS क्लर्क की, तो IBPS क्लर्क में क्या हुआ था, IPS क्लर्क में एग्जाम डुएबल था लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी की वजह से ही, नहीं तो कट ऑफ तो बहुत हाई चली जाती। कट ऑफ हाई क्यों नहीं गई, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी वो ज़्यादा थी, तो इसीलिए कट ऑफ इतनी आई नहीं, 3-4 नंबर कम ज़्यादा गई थी। ओके, फिर वहीं अगर SBI क्लर्क की बात की जाए तो SBI क्लर्क में एग्जाम भी मॉडरेट लेवल हाई लेवल आया था। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर बराबर बांटे गए तो वो अलग बात हो गई। और क्या था आपका, जो वैकेंसीज हैं वो भी अच्छी खासी हैं सभी स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स में है कि वैकेंसी गिरी है तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा लास्ट ईयर जैसे ही जाने के चांस हैं, बाकी और जो स्टेट्स हैं उनमें कट ऑफ कम जाएगी। और इसमें आप कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पर 70s पे कट ऑफ, 70 मतलब 70-71 ऐसे कट ऑफ जाएगी। और अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SBI ने कम कर दिया तो कट ऑफ कम भी जा सकती है, मतलब 65-66 ऐसे भी कुछ स्टेट्स में कट ऑफ जा सकती है। तो ये चीज़ था कट ऑफ का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कट ऑफ के बाद और क्या चीज़ है, क्या हमें आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमको अभी क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमारा जो स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल वो पीक पर जा चुका है, हमारा कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मत पढ़िए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर डेली रीडिंग करते थे तो भले ही आप इंग्लिश बुक नॉवल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, चाहे न्यूज़पेपर ही पढ़िए, लेकिन उसको मत छोड़िएगा। और डेली के 3 क्विज, कौन कौन से, इंग्लिश का एक 15 मार्क्स वाला क्विज, क्वांट का एक क्विज और रीजनिंग का क्विज। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, या फिर एक सीधा मॉक ही डेली का लगा लीजिए, RRB का ही लगा लीजिए, कोई भी मॉक लगा लीजिए, 1 घंटे का टाइम आप दिन में दे सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। प्रैक्टिस मतलब आपकी स्पीड नहीं कम होगी। ओके, आप अभी से ही मतलब स्पीड आपकी जो, अगर आपने 1-1.5 महीने के लिए तैयारी छोड़ दी ना तो आपको फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो ये बात हो गई। अब तो आप इतना तो मैं यही बोलती हूँ कि आप अगर ये करेंगे तो आपकी स्पीड कम नहीं होगी, क्योंकि 50% आपकी परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी अगर आपने 1-2 महीने के लिए अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी। हाँ, वो बात अलग है कि रिजल्ट की टेंशन लग रहा है कि अब नया फिर से शुरुआत, वही लूप में हम फिर से जाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। पर मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। ओके, अब इसके बाद रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट के लिए मैं एक चीज़ आपको बोलती हूँ कि रिजल्ट आने का जो है, मैंने पहले भी बताया है कि इस बार मुझे लग रहा है कि मई मंथ में रिजल्ट आएगा। और फर्स्ट 2 वीक जो है मई मंथ के वो मुझे क्रूशियल लग रहे हैं कि इनमें रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर आगे नेक्स्ट इस बार SBI का जो एग्ज़ाम है इस साल के वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इनको ज्वाइनिंग वगैरह ये सब चीज़ें जल्दी करवानी पड़ेंगी, तो रिजल्ट जल्दी आ जाना चाहिए। और एक बात और कि अगर आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में सब, तो कुछ मेडिटेशन करिए, या फिर आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कुछ भी अपने दिमाग को थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, ये सब चीज़ें करेंगे, मूवी ही देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको ये इतना जो रिजल्ट की टेंशन है ये सब नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक